ख्याल मुकालमाती नशिस्त के हवाले से आज हम हाजिर हैं। बच्चों के अदीब, मारूफ अदीब, फैसलाबाद से ताल्लुक़ अहमद अदनान तारिक। बच्चों के अदब के हवाले से एक बड़ा नाम है। 30 किताबें बच्चों के अदब पर छपी हुई हैं और 10 ज़ेर तबा हैं इन दिनों। और इसके अलावा तराजुम किए हैं, इसके अलावा कहानियाँ बड़ों के लिए भी लिखी हैं, शायरी भी की है। लेकिन आज हम शायरी के हवाले से गुफ्तगू नहीं करेंगे। आज हम करेंगे बच्चों के अदब के हवाले से। बच्चों का अदब के हवाले से मैं समझता हूँ कि जितना काम शायद हुआ है उतना काम इन्होंने अकेले ने, एक शख्स ने किया है। आप इनकी बच्चों की लाइब्रेरी देख सकते हैं। इतनी बड़ी लाइब्रेरी फैसलाबाद में बज़ाते ख़ुद में एक बड़ा कारनामा है। और बच्चों के अदब, कोई भी आप कहानी किसी भी अदीब के हवाले से जानना चाहें बच्चों के अदब के हवाले से, तो यहाँ पर लाइब्रेरी में ये सहूलत मौजूद है। इस हवाले से भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं अजमल सरोश हैं, आप सब जानते हैं शायरी के हवाले से। और एक बड़ा नाम मुदस्सर अब्बास ख़ान, शायर हैं, नौजवान शायर, ये भी हमारे साथी ख्याल के आप जानते हैं सब। अहमद अदनान तारिक से आप उनके नाम और काम से तो आगाह हैं, लेकिन आज हम इनके ख़यालात जानना चाहेंगे बच्चों के अदब के हवाले से कि उनके मसाइल आजकल क्या हैं। क्या आज के अदब को ज़रूरत है किताबों की बच्चों को, क्योंकि वो आजकल जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के साथ, और टैब पे बच्चे मसरूफ़ हैं कार्टून देखने में या बच्चों के प्रोग्राम देखने में। किताबें क्या पढ़ते हैं बच्चे आजकल? सलीम साहब, बच्चे हमेशा पोजेसर भी रहे हैं। मेरे दौर के बच्चे भी, जब हम बच्चे थे, और उनको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ की तलाश रहती है। जो हमारे बचपन में बेस्ट थी चीज़ें, फ़िरोज़ सन्स और शेख गुलाम अली सन्स, जब वो नावल बच्चों को मिल जाते थे तो फिर वो दूसरे जो पब्लिशिंग अदारे थे, मकबूल एकेडमी थी, या उस दौर में बच्चों की दुनिया, बुक टिपू था, तो उस तरफ नहीं जाते थे। कंपटीशन तो उस वक्त भी था बेशक। उस वक्त ये विजुअली इनके पास इतने गैजेट्स देखने का मौका नहीं था, या बहुत सी चीज़ें ये इन तक नहीं थी। इवन देन कंपटीशन बहुत था। मतलब जो राइटर्स थे उस दौर में, कोई मोर देन 30 राइटर्स, और एट वन पार, मतलब जो है ना जी, वो लिख रहे थे, हर बंदा अपना काम कर रहा था, उनका आपस में बहुत कंपटीशन था। उस कंपटीशन से बहुत सी अच्छी चीज़ें जो है वो जनरेट हो रही थी। तो बेसिकली मैं चाहता ये हूँ कि मैं 1-2 मिनट में आपको पहले कर दूँ। बेसिकली 2-3 फेजेज़ हैं हमारे बच्चों, ये बाद में हमारी डिस्कशन में ना ये फिर समझने में आसानी हो जाएगी। 2-3 फेजेज़ हैं। एक फ़ेज़ वो है जब 1947 अप टू 85 हम सब शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान में बच्चों का अदब जो है ना बहुत पनप रहा है और बहुत एक्सेल कर रहा है। अब मैं अभी नाम लूँगा आपको राइटर्स के, तो आप भी आशाश कर उठेंगे। आपका खुद आपको पता है, आपने बचपनों के लिए लिखा हमारा भी है, आगाज़ और तकरीबन आपको ये भी पता है कि हम एक साथ महल्लेदार भी हैं। महल्लेदार भी थे हम, और तो बच्चों के रसालों में हम इकट्ठे और मैं आपको लिखा करते जी थे। ये मैं बता दूं कि ये एएस पौमी के नाम से, मतलब जो है ना बहुत सा इन्होंने लिखा, और मेरे पास वो है भी। तो बेसिकली वो जो टाइम था ना, उसमें आपको याद है कि आपके बस्ते में भी कोई नावल छुपा होता था मेरे, और ये बहुत अच्छे तर्जमे थे। ये ज़्यादा तबाजाद नहीं लिखा गया उस दौर में, ये बहुत अच्छा। अभी मकबूल जहांगीर साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कितना बड़ा नाम है। बच्चों के अदब में भी उनका उतना ही है जितना वो बड़ों के अदब में उन्होंने काम किया। बच्चों के अदब में अगर वो सिर्फ दास्तान अमीर हमज़ा की तलखीस ही उनकी देख लेना जी, तो वो अभी तक वो बिक रहा है और कितना सेलेबल है। लेकिन अगर वहाँ तक ही बात रह जाती तो ओके, लेकिन उनका इससे ज़्यादा फिर उन्होंने वो ये रतन नासर शार की दास्तान जो है उसको किया, बेतहाशा उनका काम है। उसमें से बच्चों के लिए एक भी काम उनका जो है, ये एक लफ्ज़ भी तवाज़ाद नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद यूनुस असरर साहब देख लें, ज़ुबैदा सुल्ताना देख लें, जबार तुकीर। अभी मैं जबार तुकीर का नाम लूँगा तो आज की पौध जो है ना वो कोई सेंसेशन महसूस नहीं करेगी। जब मैं मेरा नाम मंगू है का जिक्र करूँगा तो एवरीबॉडी विल बी सेंसिटाइज्ड
कि जी यार ये मेरा नाम मंगू है, उसकी कितनी दफ़ा वो फिल्म बन चुकी है, ड्रामा सीरियल ड्रामा टीवी पे, सीरीज बन चुकी है, बल्कि बहरोज सब्जवारी जो है वो उसी से उसी ने स्टार्ट महबूबा किया। करेक्टर किया खुदा था, की बस्ती के वहीं से बाद मुतारफ हुई उन्होंने थी। यहाँ स्टार्ट किया। अच्छा, मैं जबार तुगीर के बारे में आपको बताऊं कि वो ऐसे राइटर थे जो 7 या 8 जो उनके पहले नावल छपे वो सारे यूनेस्को के नाम याफ्ता थे। भूत बंगला, उसकी भी ड्रामाई तश्कील यूनुस असर साहब की बनी। ये ऐसे लोग थे जिनसे तालीम ये फिरोज सांस ने बहुत काम लिया। और इनका एक अब्बा जान वहाँ बैठा हुआ था जिसका नाम सईद लख साहब था। सईद लख साहब ऐसे बंदे थे, जब हमारे आज के पौध के जो राइटर हैं वो जानते हैं इश्ताक अहमद साहब को, अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये जब अपनी किताब लेके गए तो इनको 6 माह तक सईद लख साहब ने बाहर बिठाया, तब कहीं जाके इनकी बारी आई कि इनकी पहली किताब शाया हुई। तो तब इतनी स्क्रूटनी थी और इतना खूबसूरत काम जो हो रहा था। उसके बाद अगला दौर आ गया जी 1979 में, अपसी डाउन हो गया पाकिस्तान में जब मार्शल का दौर आया। तो उस वक्त जो कंटेनर्स हमारे आ रहे थे ना बाहर से, उनमें बच्चों का अदब भी आ रहा था। तो बेसिकली वो किताबें भी इंग्लिश आना बंद हो गई उस दौर में। तो एक पूरी दुनिया में एक रिसर्च है कि जी पाकिस्तान में 1979 में फ़नून लतीफ़ा जो है वो नोज़ डाइव हुआ है, तो उसमें बच्चों का अदब भी हुआ है। अब ये फिर वो मकतबे और ऐसे लोग, मैं अगर अभी कोई इंग्लिश की कहानी मतलब अडॉप्ट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बेसिकली एम इंग्लिश हूँ, मेरी मदर एम इंग्लिश थी, फादर, तो मेरा ओरिजिन जो है वो इंग्लिश, तो मैं बहुत अच्छी कहानी अडॉप्ट करूँ बच्चों के लिए, उसका मॉरल लेसन दूँ, तो यहाँ शोर मच जाता है कि जी देखें तर्जमा किया। आप हज़रत खालिद बिन वलीद का सारा वाक़या उठा के अब देखें, इस्लामिक जो स्टोरीज़ हैं हमारी, उनको हम री राइट कर सकते हैं, उनको कहानी तो नहीं लिख सकते, उसे तब्दील तो नहीं कर सकते, तो उसको तो नहीं कर सकते, उसको फिनॉल्पी कोई चीज़ तो नहीं हम बना सकते। अब वो री राइट उसकी पेशकश को हम कर बेहतर सकते कर हैं, सकते हैं उसको अपने और नाम। उजागर कर सकते हैं, ये हमारा कलम का है। अच्छा, वो सारा री राइट कर लें तो वो एडॉप्टेशन नहीं, ठीक है जी। तो इस तरह ना जी इन्होंने कुछ 40-50 साल मलबा डाला। 1992 वाज अ ईयर जब दावा अकेडमी बनी और उसमें डॉक्टर इफ्तिखार कोकर साहब ने तन तनहा लोगों को बुलवाया, उनके सेमिनार्स करवाए और उन्हें कहा कि यार ये बच्चों का अदब गुमता जा रहा है, तो भाई आओ। सैयद नज़र जैदी उस वक्त ज़िंदा थे, तो उनको बुलवाया, सबको कहा कि इश्ताक अहमद साहब को कहा कि भाई अच्छी कहानियाँ लिखो, इखलाकी और इस्लाही कहानियाँ लिखो। अब जो बड़े राइटर थे उन्होंने तो इखलाकी इस्लाही कहानियाँ बड़े अच्छे पैराए में लिखी। जो हमारे छोटे राइटर थे, जहाँ से नज़ीर अम्बालवी साहब से स्टार्ट होता है, इन्होंने मतलब किया क्या कि वो इखलाकी और इस्लाही कहानियों के रूप में मजहबी कहानियाँ लिखनी शुरू कर। आपको याद है हमारी लाइब्रेरी से, आपकी भी लाइब्रेरी होती थी, हर बच्चे की होती थी, उसमें एक किताब होती थी इस्लामी कहानियाँ, वो हमारी सारी लाइब्रेरीज में होती थी, लेकिन एक ही होती थी, बाकी हमारे मुहिमाती नावल थे, वो एक ही होती थी। वो जो इस्लाही पहलू था ना जी, उसको नज़रअंदाज करने के बाद बहुत से लोग ऐसे शामिल हो गए यहाँ जिनके मकतबे थे, जिनके फोर फादर्स जो थे वो कताबत में काम करते थे, उनका मदारस के साथ तल्लक था, तो उनको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा लगा कि हम इस्लामिक बुक्स लें बच्चों की और वो मदरसों में खपा दें। इससे वो एक दो रुख का जो है ना बच्चों का अदब शाया होना शुरू हो गया। हमारे जो टॉप राइटर थे जो तर्जमा करते थे वो पीछे जाने शुरू, ज़्यादा दौर की वजह से भी हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है उस वजह से जी। अच्छा भला सिर्फ एक सेकंड, उसके बाद फिर 2013 आ गया, 2010 में मेरी ये टांग पैरालाइज हुई। उसके बाद मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि ये तो बच्चों के अदब के लिए तो काम ही नहीं हो रहा, बच्चों के अदब के लिए तो 5 से 10 साल के बच्चों की उम्र है, तो तब तो नमाज भी फ़र्ज़ नहीं बच्चों के, मतलब उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनको पढ़ के दिखाएं, इनको इंस्पायर करें, तो बजाय उसके करने के नमाज़ पढ़ो जी, रोज़े रखो, वो बेचारे नसीहतें सुन सुन के हेडमास्टर की, मास्टर की। उसके बाद फिर ये विजुअली बहुत एडवांस हो गया काम, तो बच्चों ने सोचा कि भाई 30 रुपये तालीम तरबियत लेने के बजाय उसमें अगर नसीहतें ही पढ़नी है हमने, तो उसकी बजाय हम घर से भी वो वालिदैन से भी सुनते हैं, हम देखें, हम भीम देखें, तो दैट इज़ वाई ये 3 इवेंट्स हैं, ठीक है जी। जब मैंने स्टार्ट किया 2013 में, तो मैंने सोच समझ के स्टार्ट किया। मैंने पहले पुलिस स्टोरीज लिखी जो मेरा डिपार्टमेंट है, मैंने बच्चों के लिए 2-4 कहानियाँ लिखी जो मेरी छपी। उसके बाद सडनली मैंने देखा मेरे लिए तो एक खाली गली है और 5 से 10 साल के बच्चों के लिए लिखी को नहीं रखा, तो वो मैंने तो इसाज़ा का पहले पढ़ा था, ठीक है ना जी। अब अहमद रुश्ती का गाना भी गुनगुनाना है तो पहले आपको पूरी स्टडी होनी चाहिए, क्लासिकल वर्जन, ठीक है ना जी। तो स्टडी मेरी बहुत थी, फिर मेरा एक्सपोजर बहुत था, सारा यूरोप, सारा अफ्रीका, सारा एशिया मैंने पाँव से देखा, तो वो स्टोरी लिखनी भी आती थी क्योंकि पहले मैं लिखता।
जब फिर मैंने स्टार्ट किया तो मेरा ख्याल है कि अब अगर आप मतलब अभी मेरा गला ना पकड़ लें तो मैं छोटा सा एक दावा करता हूँ कि मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं रेवोल्यूशनाइज़ किया है, या मतलब थोड़ा सा जो है ना जी उसकी रिएनेसेंस बच्चों की होगी है। जो कहते थे कि जी बच्चों का तो नहीं बिकता, बच्चे नहीं पढ़ते, तो आई एम ए सक्सेस स्टोरी इन फ्रंट ऑफ यू। आपको पता है सारी मेरी स्ट्रगल जी का, बिल्कुल। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरी किताबें पढ़ भी रहे हैं, आई एम सेलेबल एनफ, नेशनल बुक फाउंडेशन से अच्छी भली रॉयल्टी में ले रहा हूँ, शरीर पब्लिकेशन वालों ने मुझे बुलाया, मतलब सभी अच्छे जो हैं टॉप के। तो बात सिर्फ है अब बड़ी ईद आ रही है, उसके बाद फिर मैंने आप पे छोड़ना है। तो अगर कोई बेडू जो है ना जी वो बहुत फुरबा आप ले लें, लेकिन वो एक आँख से काना हो, तो आप मंडी में ले भी जाएं और उसकी कुर्बानी ना लगती हो, तो जितना भी उसमें से गोश्त निकलता हो किसी ने नहीं लेना। वाह वाह, ठीक है ना जी। बहुत अच्छा। तो अगर वो ईद के दिनों के अलावा थोड़ा सा उससे कमज़ोर भी लेके जा रहे हैं, लेकिन वो हो, उसकी दोनों आंखें हों, दांत शांत उसके जो पूरे कुर्बानी के लिए हो जाए, तो उसका भी रेट पूछ लेना लोगों ने कि यार ये कितने का है। आपका माल ही सेलेबल नहीं, आप जो चीज़ मार्केट में थ्रो कर रहे हैं वो बिकता ही नहीं, तो भाई आपको किसने पैसे देना, बस ये है। ये बात है। अच्छा सर, मुझे तो पहले पहले तो बहुत बेहद मुझे खुशी हुई यहाँ आके आपके यहाँ कि इतनी बड़ी मैं मुझे लाइब्रेरी देखने को मिली। तो और जिस तौर से आपने पुरानी किताबों को मुजल्लद सूरत में महफूज किया हुआ है वो लाके और तहसील उसी में, तरह महफूज किया हाँ जिस तरह जी, लाइब्रेरियों में होते थे पहले, ये बिल्कुल। रेड कलर में या सारे ये तो बिल्कुल याद आ मैं गया। सच्ची बात है, मुझे बच्चों के अदब पे मेरी कोई ज़्यादा मुताला नहीं है जी जी मेरा, बिल्कुल, लेकिन चंद एक चीज़ें हैं मेरे जहन में जी सवालात की सूरत। श्योर, वो ये कि एक तो पहली बात ये कि मुझे इस कायनात में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो बच्चे की आँख है, बिल्कुल बिल्कुल, कि बच्चा जिस हैरत से चीज़ों को देखता है और फिर उनके अपने तौर मानी मुतय्यन करने की कोशिश करता है। तो बच्चों का अदब जो है वो बड़ों के अदब से किस तरह थोड़ा सा मुख्तलिफ है। चलिए मैं आपको एक अभी ये एक एग्जांपल मेरे जहन में फौरी आ गई। अभी मेरी लास्ट जो एक स्टोरी मैंने भेजी है अल्फनगर को, उसमें एक बच्चा है, तो उसे बड़ी आदत है कि वो ना फेसेस बनाता है दूसरों की तरफ देख के ना, उनका मुंह चढ़ाता है। तो उसकी आदत होती है कि वो आंखों को बेंगा कर लेता है, ठीक है जी, या वो ये है कि वो चीक्स जो है ना वो ऊपर नीचे करता है, या वो ज़बान बाहर निकाल लेता है। तो एक औरत बूढ़ी होती है, वो उसे समझाती है, उसके इर्द गिर्द ना वो बड़ा डांस करके उसे तंग करता है। तो वो उसे कहती है कि एक टाइम आता है जब हवा, अगर तुम ये कर रहे हो और हवा उल्टी सिमत में चलनी शुरू कर दे, तो तुम्हारी ये चीज़ें ऐसी की ऐसी रह जाएंगी। तो वो हंसी में उड़ा देता है। आगे जाता है तो एक अखबार नवीस होता है, उसको वो करता है, वो भी बात दुआ से देता है। आगे हेडमास्टर साहब आ रहे होते हैं। सडनली जब वो औरत को तंग आ रहा होता है तो हवा जो है वह जनूब की तरफ से शुमाल की तरफ चलनी शुरू है, और वो स्टक हो जाता है। उसकी आंखें भैंगी की भैंगी रह जाती हैं, ज़बान उसकी बाहर ना, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बाहर आनी शुरू हो जाती। तो जब हेडमास्टर उसे बुलाता है तो उसे पता होता है कि यार मैं अगर जाऊँगा तो फिर वो तो बना बनाया मेरा चेहरा है, तो उसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करा, वो भागता है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता। तो वो बड़ी कोशिश करता है अपने आप को रोकने। वो कहता तुमने आंखें कैसी की हुई हैं और जवाब दो मुझे। जब वो जवाब देने लगता है उसकी ज़ुबान लट गई। वो कहता तुम मेरी नकल भी उतार रहे हो। भाग जाता है, घर जाता है तो वो ना खाने पे माँ इंतज़ार कर रही होती। अब वो मुंह परे करके बैठ जाता, लेकिन उसकी मर्ज़ी की चीज़ पकी होती। वो उसकी मदर कहती है कि इधर देखो तुम्हारी मर्ज़ी की चीज़ है और तुमने क्यों नहीं खा रहे। तो वो जब उसकी तरफ देखता है तो फिर वही बेंगापन, और वो कहती तो अब तुम्हारी इतनी ज़रूरत है कि तुम मुझे शक्ल में, चलो मैंने तुम्हें खाना भी नहीं है, यू आर ग्राउंडेड इन योर रूम। वो कमरे में चले जाता है। उसका फादर बाहर से होता है, उसके हेडमास्टर जो है ना वो शिकायत लगाता है बेटे की। वो ऊपर जाता है, उसे कहता है भी अब लेटे हुए तुमने हेडमास्टर का मुंह चढ़ाया। तो वो कहता है कि जवाब तो नहीं देना होता। उसने कहा नो करता है। कहता नहीं, जब बाहर निकल के मुझे दे। जब वो बाहर निकलता है तो वो बाप के सामने भी उसे, वो उसे स्पैंक करता है 3 दफ़ा, थप्पड़ उसे मारता। कहता है एक दफ़ा तुम्हारी माँ ने जो मुझे शिकायत की उसका, एक दफ़ा जो है ना जी हेडमास्टर का, और एक दफ़ा मेरा, ठीक है ना जी। तो मतलब जो है ना जी, अब वो जब वो मारता है ना तो सडनली बाहर जो है ना जी हवा, फिर उसका रुख ठीक हो जाता है। तो वो उसकी ज़ुबान तो अंदर चले जाती है। वो कहता देखा 3 थप्पड़ों से तुमने मैनेज कर लिया, ज़ुबान तुम्हारी ठीक होगी, तुम सजा के ही लायक हो। अब वो इन दिनों में ये प्रॉब्लम है उसकी कि अभी उसका बेंगापन नहीं गया, तो उसके लिए उसे ऐनक लगानी पड़ती। ऐनक भी उसके पास वो पड़ी जो उसे कभी पसंद नहीं, लेकिन वो मजबूरी के आलम में वो ऐनक लगाता है जो उसे कभी पसंद नहीं। और वो दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे वो सज़ा जो मिली थी, काश मैंने बड़ों का मुंह ना चढ़ाया होता। वाह तो वाह, मतलब जो है ना जी वो इस तरह। अब मेरी जो
स्टोरीज़ है ना जी, वो बच्चों को एथिक्स ही सिखाती हैं। वाह। मैं वो उनको मुआशरती मैंने लेसन देने होते, मैं चाहता, मैं भी ये इन्हीं का काम कर रहा हूँ भाई, मैं भी उनको नमाज की तरफ ही राग़िब कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? मैं उनको कहता हूँ, मैं उनको मॉरल लेसन देता हूँ जिससे वो अच्छे शहरी बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छे इंसान बनेंगे, बड़े हो गए तो अच्छे मुसलमान भी होंगे, और अच्छा मुसलमान हो नहीं सकता जो 5 वक्त की नमाज ना पढ़े, ठीक है ना। ठीक। बेसिकली काम मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन इनको ज़रा समझ नहीं आ रही। अब मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक बच्चा जो 5 साल की एज का है, उसको गला उसका ख़राब हो जाए तो हम उसको साफ़ी पिलाना शुरू कर दें। साफ़ी पिलाएंगे तो वो वोमिट कर देगा, उसी वक्त उल्टी कर देगा। तो उसकी बजाय अगर हम थोड़ा सा बेटर करें कि उसको लॉजेंजेस दें, को गोलियां मीठी दे दें, वो 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ इनहेल तो करेगा ना। वाह वाह। तो बच्चे की उम्र के मुताबिक, उसकी इलास्टिसिटी के मुताबिक मैंने वो मॉरल लेसन जो है ना जी, वो उस वक्त देना होता है जब बच्चा मेरी कहानी सुन के टुन हुआ होता है, वो मेरी गोद में पड़ा होता है। मतलब मैं बिल्कुल बनना चाहता हूँ वो किस्सा खानी के जो किस्सा गो थे, या मैं दादी कहलवाना पसंद करता हूँ। वाह अब वाह। बच्चों के तो मैं तो मुझे कहते भी दादी अम्मा ही हैं। तो वो लैब में लेके बच्चों को फिर, अच्छा मैं हैरान था कि छोटे बच्चों के लिए आप मुकालमाती लिखते हैं, क्योंकि इश्तियाक अहमद साहब ने मुकालमाती लिखा है, इसलिए आप सब इसी डगर पे लगे। अब जब कॉमा लगाएंगे आप, या मतलब फुल स्टॉप लगा देंगे बच्चों की कहानी का, वो तो बेटर आंखें खोल के आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो मॉरल लेसन तक तो पहुँचेंगे। वो इसलिए फिर मैंने वो बयानिया अंदाज किया, कहानी सुनानी शुरू की, और मैंने और अंजम सलीमी साहब ने और सोफिया बेदार साहबा की मेहरबानी से हमने कई सेशंस जो हैं बच्चों के, वो कहानी घर के कहानी दरबार में, कहानी दरबार के हिसाब से किए, ताकि मतलब जो बच्चे इंस्पायर हों। तो देखें, अगर मैंने इस दौर में अपनी किताबों की तरफ माइल किए हैं बच्चे, तो ये सब कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है उनकी साइकोलॉजी पढ़ने की। दूसरा सही है कि जिस तरह हर दौर में मुआशरती अक़दार तब्दील होती हैं, सोसाइटी के तकाज़े बदल जाते हैं, इसी तरह अदब में भी तोसी की गुंजाइश मौजूद रहती। तो बच्चों को अदब वही तो नहीं कि जो माजी में लिखते रहें वही दोबारा लिखते रहना, कि नए दौर के बच्चे, उनकी नई सोसाइटी के नए तकाज़े हैं, नई अक़दार हैं। तो उस हवाले से मॉरल लेसन क्या होने चाहिए, तो वो इस हवाले से भी आप लिखते होंगे साहब साहब। आज के बच्चे कबूल करते भी नहीं, हाँ जी, जबर को कबूल नहीं उस तरह बिल्कुल। करते। अंजम सलीमी साहब का बिल्कुल सही है। उसमें आज का जो IQ लेवल है बच्चों का वो बहुत एडवांस है। उन्हें ये ना कहें कि जी आप टीका आपको नहीं लग सकता, ठीक है ना जी। आपने उन्हें लेके जाना है तो उन्हें बताएं कि जी आप यू आर सिक एनफ, तो आपको झेलना पड़ेगा, आप ही की ये केचप वगैरह खाने की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है। बल्कि आज के बच्चे खुद बहुत साफ गो हैं, जी जी, वो सीधी बात सुनना चाहते हैं, सीधी बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जब आप थोड़ा सा हेर फेर करके नहीं करेंगे तो वो बितक जाएगा बच्चा। पिछले दिनों में आपको पता है हेल द कॉन्ग पिक्चर और जैक द जायंट स्लेयर कितनी चली। अब भी हम फैमिली में, कल भी हमारा मूड बना हुआ था कि दोबारा देखते हैं पिक्चर। ये बेसिकली वही है ना, जीन वो जैक एंड बीन स्टॉक, हमने तो बचपन में पढ़ी है, लेकिन उसका विजुअल देख के आप देखें। यहाँ एक नावल पढ़ा अनदेखी दुनिया, आर्थर कॉनन डॉयल, सर आर्थर कॉनन डॉयल का। उसमें हमें डायनासोर्स की उस वक्त पहचान थी जब मैं 7वीं में था, एंड आई वाज 11 ओनली, और कहाँ में रहता था, तानने वाला जैसे प्रिमिटिव एरिया में। तो वो बच्चे, हमें वो 1969 में 1970 में पता चल गया था कि डायनासोर्स किसे कहते हैं, स्टेगोसॉर्स कौन से हैं, मतलब सारे जो परिंदे जो है, रेक्स, स्टेगोरेक्स क्या है, ठीक है ना जी। वो हमारे बच्चों को 1995 में पता चला जब वो उन्होंने जुरासिक पार्क देखी। अभी जो एवोल्यूशन की बात आप कर रहे हैं ना कि बच्चों के अंदर में एवोल्यूशन होनी चाहिए, तो होता है ऐसा ही है। एक नावल हमारा था, बड़ा मशहूर हुआ, सलीम साहब को याद होगा, आली पर क्या गुजरी। अच्छा, वो नावल जो है ना सडनली आया, उससे पहले बड़ा मुहिमाती चल रहे थे नावल, तो वो सडनली आया, उसमें बच्चे के अगवा था। बेसिकली वो भी इंस्पायर था, एक नावल था किडनैप्ड उससे, लेकिन वो अजीज़ अस्री साहब का वो ओरिजिनल नावल ही गिना जाता है। उसके बाद ये एक थीम मिला ना जी नया, तो बहुत से राइटर्स ने उस पर तबाज़माई की। उसके बाद सलीम क्या बीती छपा, महमूद पर क्या बीती छपा, मुझ पर क्या गुजरी, महमूद ये राजू की सरगुज़श्त,
बहुत से नावल जो है ना जी वो मुख्तलिफ अदाकार, जिन दिनों वो नावल आया था अली पर क्या गुजरा, उन दिनों बच्चे अगवा भी बहुत हो अगवा रहे भी थे, हो रहे थे, ठीक है ना जी, तो इस वजह से भी वो पॉपुलर हुआ। तो पॉपुलर हो, उसकी ज़ुबान और उसका जो ट्रीटमेंट थी बहुत खूबसूरत थी। वो बड़ी खूबसूरत थी, और बच्चों की तवज्जो शिकार की उस नावल ने। और यही मेरे ख्याल अच्छे अदीब का ये भी काम होता है कि वो तवज्जो कैसे शिकार करता है अपने कारी की, जी अपने बिल्कुल। पढ़ने वाले की। और बच्चे के अंदर जितना तजस्सुस होता है, वो हर चीज़ को छू कर देख, अपनी आंख से देखना चाहता है, गुजरना चाहता है उसमें से। गुजरना चाहता है उस तजुर्बे से। बिल्कुल। तो आप बच्चे को उंगली पकड़ कर साथ नहीं लेके जा सकते, आपको बच्चे की उंगली पकड़ के बच्चे को कहें कि आप मुझे वाह दिखाएं अपनी वाह दुनिया। वाह क्या वाह बात है। वाह वाह। तो वही एक सेंटेंस रह गया था कि जी सर। बच्चों को बाकायदा पास टाइम दें और उन्हें कहें कि लेट अस गो टू फैंटेसी वर्ल्ड नाउ वाह। एंड नथिंग एल्स, ठीक है ना जी। उनका ज़हन बना के उन्हें पिक्चर दिखा दें उनको अच्छी। अगर आपके पास आपने कोई बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, मेरा तो वो TCS पढ़ा, अभी मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो देखें पिछली स्टोरी मैंने बहाने से आपको सुना दी, ठीक है ना जी। तो मतलब उसमें कोई कट भी नहीं लगा, ठीक है जी ना जी। जी। तो ये है कि अगर आप में इतनी पावर है कि आप उसको पुल कर सकते हो, तो उसको ले जाएं फैंटेसी वर्ल्ड में। फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाएंगे तो वो दुनिया माफिया से मावरा होके वो सोचेगा, उसकी प्रवास जो है वो आगे वाह हो वाह। जाएगी। वो बच्चा जो है वो अपने मोहल्ले से निकलेगा, उसका विजन ब्रॉड होगा, वो त्यारों के बारे में सोचेगा, सियारों के बारे में सोचेगा, वो परियों की ज़बानी कोई सोचेगा, कोई चीज़ उसे पता चलेगी तो वो करने की कोशिश करेगा कि इसने किया है सॉफ्ट लैंग्वेज में, तो हम भी। अब 2000 से ज़्यादा तो मैंने टॉपिक दे दिए हैं अलग। तो अब 2000 का मतलब है कि अगर इस इरा में 20 राइटर भी और लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उन पे तबाज़माई कर सकते हैं उन नए टॉपिक्स पे। जी जी। तो उसका देख लें कि वो 40,000 तो वो ही बन जाते हैं।